Am I audible? Yes, sir. So let's start with your doubts, if you have any. Also, I have received the feedback. You need not have doubts from current affairs itself. If you have some doubts in other domains as well, that also we can take up. It's as per your wish. Let's start. Good evening, sir. Good evening. बोलिए बोलिए. You have some doubt? No, sir. Okay. So do we have Miss Palak today? I don't believe we do. So we'll start with bioremediation. Okay. Just give me a second. I'm setting up the camera. Excuse me, sir. Yes. Sir, you are not visible. Yes, just a second. Visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a second. Yeah. So let's start with bioremediation. Was the topic we left in the last class? You can understand this from these two words. Bio means living organisms and remedy, that is to correct something. Okay, so you can just write a definition. Okay, please write. Bioremediation is process that uses microorganisms or their enzymes to remove and to neutralize contaminants within the environment. Written? Yes, sir. सर रिपीट कीजिएगा तो फिर से. Yes. Bioremediation is the process that uses microorganisms and their enzymes to remove and to neutralize contaminants within the environment. बायोरेमिडिएशन एक वो प्रोसेस है जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स या फिर उनके एंजाइम्स को यूज करके जो कंटामिनेंट्स हैं किसी भी एनवायरनमेंट से उसे रिमूव करती है या फिर न्यूट्रलाइज कर देती है. इसकी एप्लीकेशन बताता हूं. देयर वर 2 कंट्रीज जहां पे अभी ऑयल स्पिल हुए थे. कैन यू टेल मी कौन कौन सी कंट्रीज थी वो? एक तो इराक है सर. कौन सी? ऑयल स्पिल्स कौन कौन सी कंट्रीज में हुई थी? एक हुआ था श्रीलंका के पास में और एक हुआ था मॉरिशियस.
इसके पास में। तो जब ऑयल स्पिल होते हैं, वी ऑल नो कि उस एरिया में बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस बढ़ जाते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी ऑर्गेनिक वेरी हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। देन जो फिशेस हैं वो किल हो जाती हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है उस एरिया का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड ऑयल स्पिल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट contaminating फिनोमिना इन आवर एनवायरनमेंट। तो जो हमारे इंस्टीट्यूट था इंडिया का, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उसने बायो इंजीनियर करके कुछ माइक्रोब्स बनाए थे। वो माइक्रोब्स जो है वो जब इसमें छोड़ दिए जाते हैं तो दे ईट अवे द पेट्रोलियम, ठीक है। तो वो पेट्रोलियम पूरा खा जाते हैं और उसको उसके बिल्कुल बेसिक मॉलिक्यूल्स में उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि ऑयल स्पिल पूरा साफ हो जाता है, ठीक है। इट वाज यूज्ड इन बोथ ऑफ दीज areas. So that's why bioremediation was in use, and it is of very high probability that it can come in your paper, especially in pre में आने के इसके chances ज्यादा है। Mains में you can write it as an example in environment and climate change. Okay, understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Next we have is our first topic for today, E-NAM, Electronic National Agriculture Market. इसके कुछ फीचर्स लिख लो, डेफिनेशन भी यही है और सब कुछ इसी से समझ आ जाएगा आपको। इट वर्क्स एट अ पैन इंडिया लेवल, ठीक है, मतलब वन नेशन वन मार्केट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और नेटवर्क जो है, मतलब जो इसमें सेलर्स होते हैं या जो प्रोड्यूस अपना बताते हैं, वो है एपीएमसी मंडीज। ओके, एपीएमसी मंडीज जो है उनके प्रोड्यूस के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और पैन इंडिया काम करता है। यानी लेट्स से जो वन प्रोडक्ट वन प्राइस वाला सिस्टम है, जैसे वीट है। अब जैसे मतलब द प्रॉब्लम दैट दीज थ्री फार्म लॉज वर ट्राइंग टू सॉल्व, जैसे पंजाब का कोई फार्मर है, पंजाब के फार्मर को पंजाब या हरियाणा के मार्केट में जितना प्राइस मिलेगा, क्योंकि यहाँ सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो कम होगा रादर देन लेट्स टेक एन एग्जांपल कि झारखंड का एरिया है या आंध्र प्रदेश का एरिया है हमारे कंट्री में, ठीक है। तो विद द यूज ऑफ ई-नाम, these farmers or these APMC mandis, they can sell to these markets. लॉजिस्टिक्स इशू आ रहे थे अभी, फॉर टू सॉल्व दैट रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशंस हैं, लॉजिस्टिक्स वाले हैं, वो जो है वो इंटीग्रेट कर दिए ई-नाम वाले सिस्टम में, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन होगी और एफिशिएंसीज आ जाएंगी। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो गेस वर्क करो कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगी ई-नाम? मिनिस्ट्री ऑफ Trade and Commerce. नो, कॉमर्स एंड ट्रेड नहीं है। Ministry of Information Technology and Electronics. नो नो नो। EMSC। सर एग्रीकल्चर के अंदर? यस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री है, ठीक है, लेकिन जो इसकी लीडिंग एजेंसी है इंप्लीमेंटेशन करने वाली, उसका नाम लिख लो। इट इज स्मॉल फार्मर्स, just a second,
एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC याद रखो बस कि पढ़ते ही समझ आ जाए। तो इनाम जो है उसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC, अंडर विच मिनिस्ट्री? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, this line as it is can be asked in prelims, so that's why this is important. Let's move forward. इसकी फुल फॉर्म बताओ कोई मुझे। UN clause, United Nations Convention on the Law of the Sea. on the law of seas. Good. United Nations Convention on law of seas. क्या है, कैसे है इसकी जो इसका जो लॉ है दैट इज ITLOS, बस ऐसे याद कर लो, UN क्लॉज और ITLOS, वो आपको समझ आ जाएगा। बट इसके जो वैल्यूज है या जो कौन कौन से जोन्स हैं वो एक बार वी विल लुक एट इट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, अच्छा उससे पहले लेट मी आस्क यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। बीच होता है तो बीच लैंड का पार्ट होता है और साथ में उसमें ओशियन या सी मिलता है। तो जो किसी भी कंट्री का जो लैंड बाउंड्री है वो दो लाइंस होती है, एक होती है हाई टाइड लाइन और एक होती है लो टाइड लाइन। कौन सी वाली लाइन पे कंट्री की बाउंड्री होती है ये मुझे बताओ। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। So can you please repeat the question? ओके जस्ट अ सेकंड। ये इंडिया की बाउंड्री है, ओके तो यहाँ पे ओशियन या सीज है, ठीक है। अब कोई भी जैसे ये लैंड है इंडिया का, तो हाई टाइड और लो टाइड आती है, तो हाई टाइड आती है तो Yes. पानी यहाँ तक होता है Yes, sir. और जब लो टाइड होती है तो पानी यहाँ तक होता है। तो जो इंडिया की लैंड टेरिटरी है वो यहाँ तक होगी, पॉइंट नंबर 1, या पॉइंट नंबर 2 कहाँ पर होगी? So one thought. कहाँ पे? One. 1। 2 बोलने वाले कितने हैं? कोई है ऐसा जो बोलना चाहे कि 2 पे भी होती है, मतलब लो टाइड लाइन? जो इंडिया की बाउंड्री होती है वो लो टाइड लाइन पे होती है, या किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री होती है वो लो टाइड लाइन पे होती है, क्योंकि ये जो लैंड है ना इट इज एनीवे एक्सपोज्ड, ठीक है। कुछ टाइम पे सिर्फ इतना होगा ड्यू टू हाई टाइड, कुछ टाइम पे ये भी होगा, बट ये लो टाइड लाइन से अंदर जितना भी होता है उसे लैंड टेरिटरी या फिर इंटरनल वाटर्स बोलते हैं। कि जैसे ये है और यहाँ पे कोई क्रीक बना हुआ है तो ये इंटरनल वाटर्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम ड्रॉ करने लग जाएंगे लाइन और बोलेंगे कि वो तो इंटरनेशनल वाटर्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दीज आर इंटरनल वाटर्स, लो टाइड लाइन से अंदर अंदर। अंडरस्टूड? Yes. तो जो हमारी बाउंड्री है वो लो टाइड लाइन से अंदर अंदर होती है। अब हम UN क्लॉज के जो वैल्यूज हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन दैट दिस लाइन, जस्ट अ सेकंड, ये वाली जो लाइन है ये है हमारी इंटरनल वाटर्स वाली लाइन, ठीक है। यहां लिख लो, ये विजिबल है रेड कलर आपको? No, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, इंटरनल वाटर्स वाली लाइन है ये, ठीक है। उसके बाद
Okay, let me use a different color. 12 nautical miles. 12 nautical miles जो है ये होती है हमारी, क्या होती है बताओ, इसका नाम किसी को पता हो तो? Exclusive economic zone. नो 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 नो, यहां तक होता है। अच्छा, जो सी है वो हमारा यहां से, Territorial water. यस गुड, यहां से पानी शुरू हो गया, ठीक है, मतलब आपका ओशियन आ गया है, यहां से हमारे इंटरनल वाटर्स थे। तो ये वाली जो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे होते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, यानी जो भी इंडियन लॉज हैं, जो भी लैंड पे अप्लाई होते हैं, वो टेरिटोरियल वाटर्स पे अप्लाई होंगे अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, यानी कोई भी शिप है, इंटरनेशनल शिप है या जो भी है, वो इन वाटर्स में नहीं यूज हो सकता। दिस इज एज गुड एज इंडियन टेरिटरी। इससे 12 नॉटिकल माइल्स हम और इधर आ जाते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो जोन है ना, दिस इज नोन एज कॉन्टिग्युअस जोन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एज द वर्ड इज, कि कॉन्टिन्यूटी में जो जोन है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स अगेन कॉन्टिग्युअस जोन है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है हमारी टेरिटोरियल वाटर से, यूज अ डिफरेंट कलर, टेरिटोरियल वाटर से 200 नॉटिकल माइल्स, 200 nautical miles, this zone is known as exclusive economic zone. Okay, exclusive, sorry, just a second, 200 nautical miles from here, from internal waters, territorial waters से नहीं, internal waters से 200 nautical miles exclusive economic zone है। पहले वैल्यूज लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। इसके बाद सारा हाई सीज का पार्ट आता है, मतलब ओपन इंटरनेशनल वाटर्स। ओके, अब जो, अच्छा, अब आप गेस कीजिए कि नेशनल एयर स्पेस और इंटरनेशनल एयर स्पेस कौन सी लाइन से शुरू होगी? ये तो हमने वाटर वाली टेरिटरी देख ली, अब हमें एयर टेरिटरी भी देखनी है। तो नेशनल एयर स्पेस और इंटरनेशनल एयर स्पेस कौन सी वाली लाइन से शुरू होगी? टेरिटोरियल वाटर, इंटरनल वाटर, कॉन्टिग्युअस जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? बताइए। सर टेरिटोरियल वाटर्स। यस गुड, ये वाली जो लाइन है ना, टेरिटोरियल वाटर्स वाली लाइन, इससे लेफ्ट में जितना भी है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं इट इज एज गुड एज इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो यहां पे हमारी होगी नेशनल एयर स्पेस, और यहां से राइट जितना भी होगा वो सारी की सारी इंटरनेशनल एयर स्पेस, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज होती है कि, मतलब ये बस आप वैल्यूज समझ लो, इनकी जो नीड होती है या कैसे उनकी इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आते हैं, वो आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज टू डीप। तो समझने के लिए समझ लो, जो शिप्स होते हैं ना, वो जब यहाँ एंटर करते हैं कॉन्टिग्युअस जोन में, तो उन्हें बताना पड़ता है इंडिया को कि वी आर एंटरिंग योर कॉन्टिग्युअस जोन और हम टेरिटोरियल वाटर्स के बहुत बहुत पास है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे आपको, उस पे इंडिया का राइट होगा माइन करने के लिए। सीबेड से पेट्रोलियम मिले हमें, जो मेटालिक नोड्यूल्स होते हैं, जो भी मिले उस पे इंडिया का फर्स्ट राइट होगा, ठीक है। अंडरस्टूड? यूएन क्लॉज और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं। सर थोड़ा सा फिर से समझा दीजिएगा, मेरा
कट गया था ठीक है, सिग्नल। तो जो लो टाइड लाइन होती है ना, वहां तक किसी भी कंट्री के इंटरनल वाटर्स होते हैं, ठीक है, उससे 12 नॉटिकल माइल्स। अच्छा, ये लैंड वाले जो माइल्स होते हैं ना, जो हमारा डिस्टेंस का यूनिट होती है, वो नहीं है। जो हमारे ओशियंस या होते हैं शिप्स के लिए नॉटिकल माइल्स यूज होते हैं, they are a little different and a little on the higher side than the usual mile. तो 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं। उससे आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्युअस जोन होता है, यानी एक कंटिन्यूटी टाइप की जोन होती है। और इंटरनल वाटर से 200 नॉटिकल माइल्स की जो लाइन होती है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी इस जोन के अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगे उसको माइन करने का पहला राइट इंडिया के पास होगा। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी होगा दैट इज हाई सीज या फिर इंटरनेशनल वाटर्स। ओके, उसी तरह जो एयर स्पेस होती है, तो जो टेरिटोरियल वाटर्स वाली यानी जो 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो एयर स्पेस होती है, वो कंट्री की नेशनल एयर स्पेस होती है, और उसके बाद सारी की सारी इंटरनेशनल एयर स्पेस होती है। ठीक है, अंडरस्टूड? Understood? Shall we move forward? Yes, sir. यस सर। अभी रिसेंटली वन ओशियन समिट हुई थी। Someone please tell me कि किसकी चेयरमैनशिप थी इसमें, कौन सी कंट्री की चेयरमैनशिप थी? It was France. Okay, important क्यों है वन ओशियन समिट? उस इट इज नॉट दैट important, बट जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर, दैट इज मोर important. Okay, so we'll start with that. एक जापानीज प्रोजेक्ट था, सीबेड 2030 प्रोजेक्ट. It is done by UNESCO and Nippon Foundation of Japan. It is a private foundation, but Japanese है, by UNESCO and Nippon Foundation. See क्या है, जो जैसे आपने गूगल अर्थ चलाया होगा या गूगल मैप्स चलाया होगा, तो यू कैन गेट सैटेलाइट इमेजरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एरियाज ऑन द अर्थ, लैंड एरियाज. तो जितने भी लैंड एरियाज हैं, हिल्स कहाँ पर है, उसकी कितनी डेप्थ है, वो तो हम लोगों ने अच्छे से मैप किया हुआ है. बट जो हमारे ओशियंस का जो हमारा सी बेड है, उसका अभी तक ह्यूमैनिटी सिर्फ और सिर्फ 20% ही मैप कर पाई है. जिससे अभी 4 या 5 इयर्स पहले केस हुआ था, एक एयरक्राफ्ट गायब हो गया था बीच में इंटरनेशनल वाटर्स में, और बहुत ज्यादा सर्च एंड रेस्क्यू के बाद भी मिला नहीं वो कहाँ पे गया. तो जो होगा तो वो कहीं सीबेड पे ही होगा, बट पता नहीं लग पाता कि कहाँ पर है. अच्छा, वी ऑल नो फॉर अ फैक्ट कि जो हाईएस्ट माउंटेन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो माउंट एवरेस्ट नहीं है. माउंट एवरेस्ट लैंड बेस्ड माउंटेन है. असली में हवाईयन माउंटेन्स जो है वो सी बेड से उठते हैं, और असली में वो वाले माउंटेन्स ज्यादा बड़े हैं. ठीक है, सो जो अंड्यूलेटिंग टेरेन है, देयर आर मिड ओशियानिक ट्रेंचेस, जैसे मरियाना ट्रेंच है, जावा ट्रेंच है. ठीक है, देन देयर आर सम सी माउंट्स, देयर आर सम अटॉल्स, व्हाटएवर. सो जो ये सी बेड है, ये हमें पता नहीं लगता कि कहां पर है, और इनकी क्या क्या ज्योग्राफिकल या जो हमारी जियोमॉर्फिक्स जो कैटेगरीज होती है, क्या क्या है यहाँ पे. तो उनको मैप करने के लिए ये सी बेड 2030 प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. वन ओशियन समिट ने अब इसे इस साल एंडोर्स कर दिया. जो भी हमारे ओशियन करंट्स होते हैं, हमने पैसिफिक गार्बेज पैच पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें
जस्ट अ सेकंड, उसमें गायर्स का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो लेट्स से कि ये एक सी बेड है, ठीक है, और यहाँ पे एक माउंटेन है। तो यहाँ से जो ओशियन करंट आ रहा होगा, यहाँ से जो ओशियन करंट आ रहा होगा वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एल नीनो ला नीना जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी, फिनोमिनन्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो ह्यूमैनिटी डज नॉट नो कि हमारे ओशियंस का सीबेड क्या है, तो उसके लिए हम लोग सीबेड 2030 प्रोजेक्ट लाए हैं कि 100% मैपिंग कर देंगे बाय 2030, ठीक है। इसके फायदे क्या क्या होंगे वो लिख लो। The question can be asked, but more or less आप इसे एग्जाम्पल की तरह अपने आंसर राइटिंग में यूज करना। सिग्निफिकेंस, so number one is of course the working of ocean currents and tides. To understand working of ocean currents and tides, number two, understanding locations of underwater volcanoes and faults, underwater volcanoes and faults to check seismic and tsunami risks. सर रिपीट कीजिएगा तो। To understand the location of underwater faults and volcanoes, to see seismic and tsunami risks. अंडर वाटर अर्थक्वेक कहाँ आएगा, सुनामी कहाँ से आ सकती है, प्रोबेबल कहाँ कहाँ पर है। जैसे हम लोगों ने ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स देखी हुई हैं, तो हमें पता है कि रिंग, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसमें 68% सीस्मिक और वोल्केनोज की प्रोबेबिलिटी होती है। उसी तरह जो इंडो यूरेशियन प्लेट है, उनके बीच का जो फॉल्ट है, दिस हिमालयन फॉल्ट, वहां पे 21% ऑफ वोल्केनोज आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमें ओशियानिक या अंडर वाटर फॉल्ट्स भी पता लगने चाहिए, जिससे हम सुनामी और सीस्मिक जो हमारे रिस्क होते हैं उनको प्रिडिक्ट कर सके। नंबर 3, आइडेंटिफाई साइट्स फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन। मेटालिक नोड्यूल्स हैं, देयर आर पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह वगैरह, उनको मैप करने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई साइट्स फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन। नंबर 4, प्लान दी ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लान दी ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी हमारे ओशियन में, वाटर में, सीज में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको प्लान किया जाएगा, ठीक है। नंबर 5, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज। सर इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लास्ट वाला पॉइंट या सारे पॉइंट्स? थर्ड नंबर से सर, आइडेंटिफाई पे साइड ऑफ, आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ, क्या लिखा एक बार बताना पूरा? Identify sites of mineral extraction. यस।
अंडर वाटर जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट होता है उसके अंदर पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं अंदर, उसके अंदर सल्फर के जो यहाँ से वोल्केनोज होते हैं वहां से सल्फर की जो और रेड मड होती है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी तरह जैसे इंडियन ओशियन के अंदर पॉलीमेटालिक मैंगनीज के नोड्यूल्स हैं, उसी तरह मैंगनीज नोड्यूल्स हैं, उसी तरह पॉलीमेटालिक मेटल के नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, और अंडमान एंड निकोबार के पास में मिथेन हाइड्रेट्स हैं, जो हमारा क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है मिथेन हाइड्रेट्स का। तो जब हम ये पूरा सीबेड की मैपिंग करेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी जगह कहां पर है, तो हम लोग वो साइट्स आइडेंटिफाई करके उन मिनरल की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। Shall we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Next is SMILE scheme. इंपॉर्टेंट है, दो कंपोनेंट्स है इसके। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1 इज फॉर ट्रांसजेंडर्स, नंबर 2 इज फॉर बेगर्स। इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए और इनके वेलफेयर के लिए SMILE scheme has been launched. SMILE scheme for transgenders and for beggars. So there are two components. इसमें दो चार अपने points लिख लीजिए आप साथ में। In under the head of transgenders first, rehabilitation for welfare of transgenders persons, rehabilitation for welfare of transgender persons. As we all know, जो transgenders हैं उनकी population is somewhere around 5 lakh in a country, and they are one of the most vulnerable and one of the most exploited sections of a society. तो उनके welfare के लिए it is very important. If you look at it objectively, 5 लाख कोई बहुत ज्यादा बड़ा number नहीं है, but these are distributed throughout the country. So इसीलिए जो फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाती, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर पाती। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम विद स्माइल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स। नंबर 2, स्कॉलरशिप फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स आफ्टर 9th क्लास। Someone tell me कि क्या मोटिव रहा होगा कि 9th के बाद ही क्यों स्कॉलरशिप दी, 9th के पहले क्यों नहीं दी? बच्चे तो पहले भी पढ़ते हैं। सर 9th से पहले उसको प्राइमरी एजुकेशन फ्री में मिलता है, कंपलसरी, up to 6 to 14 year of age. Good. Under Right to Education Act and Article 21A 8 तक एजुकेशन फ्री है, तो हमने 9th के बाद उनको स्कॉलरशिप दे दी। ठीक है। नंबर 3, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। अंडर PM दक्ष स्कीम, ये स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है PM दक्ष। तो इस स्कीम के अंदर एक सेपरेट हेड बना दिया जाएगा। सो स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज अंडर PM दक्ष। ठीक है। नंबर 4, हाउसिंग फैसिलिटीज for transgender persons obviously. Number 5, medical health care under PM जन आरोग्य योजना।
also abbreviated as JAY. मेडिकल हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। तो हमने होलिस्टिक एड्रेस कर दिया, हम लोगों ने सबसे पहले उन्हें रिहेबिलिटेट कर दिया, उसके बाद हमने उनकी एजुकेशन देख ली, उसके बाद हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज दे दी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दे दी, वी हैव प्रोवाइडेड हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग फैसिलिटीज, देन वी हैव प्रोवाइडेड फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ओके, ये स्कीम अभी लॉन्च हुई है, साल 1.5 साल बाद किसी रिपोर्ट में इसकी रिजल्ट भी आएगा, उसको भी ट्रैक कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बेगर्स की या ट्रांसजेंडर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए सोसाइटी में क्या हुआ रहा है। तो स्माइल स्कीम इज अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप नाउ। ओके Sir, housing facility under what scheme? इट इज नॉट मेंशन्ड, वो इसी स्कीम के हेड के अंदर दे देंगे उन्हें, या फिर हो सकता है सर- बाद में जाके उसे आवास योजना के साथ लिंक कर दे। सर कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करेगी? वो आप बताइए मुझे। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नो, So Ministry of Social Justice and Empowerment. yes, good. Ministry of Social Justice and Empowerment. See, women child development इसलिए नहीं करेगी क्योंकि you cannot tag transgenders under the ages of women, the female gender. Okay, so it comes more, और साथ में beggars का component भी है, तो social justice का part आ जाता है। ठीक है, beggars का you can write on your own कि उनकी rehabilitation होगी, उनकी identification होगी, search and rescue होगा, resettlement होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है ना, ये मतलब अंडरस्टैंड कर लो एक बार कि इसका पायलट प्रोजेक्ट अभी मेट्रो सिटीज में किया गया है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई वगैरह वगैरह, कोलकाता, क्योंकि वहीं पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट अभी मेट्रो सिटीज के अंदर ही होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes. Yes. Shall we move forward? Shall we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ई-रूपी लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, इसके भी फीचर्स लिख लो। अच्छा, ये प्रीपेड है या पोस्टपेड है? मतलब पहले से उसके अंदर वैल्यू होती है या उसको जैसे कार्ड में आप रिचार्ज करवाते हो वैसे है? कैसे है ये, क्या है? मैं समझाता हूँ, पर इफ समवन knows तो प्लीज टेल, इज इट प्रीपेड और इज इट पोस्टपेड? Postpaid, sir. इट इज प्रीपेड। कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूं। जैसे लेट्स से कि सरकार को जो हमारे आसपास जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों की फीस के लिए, या उनके बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म्स है, टेक्स्ट बुक्स के लिए, उनके लिए पैसा देना है। तो दो तरीके जो अभी होता है कि मतलब द रीसेंट वन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स आ गए। तो लेट्स से कि खर्चा 2000 रुपए, तो वो 2000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे मदर या फादर के। तो who's to say कि उसको ट्रैक कैसे करेंगे कि वो जो 2000 रुपए क्या वो अल्कोहलिज्म में जा रहे हैं या घर के खर्चे निकालने में जा रहे हैं या बच्चों के ऊपर असली में खर्च हो भी नहीं रहे या नहीं हो रहे। तो गवर्नमेंट केम अप विद ई-रूपी। ठीक है, ये एक डिजिटल वाउचर है जो कि स्पेशली जो है वो लोग उसे स्कूल के खर्चे के लिए ही देंगे बच्चों के। तो क्या होगा, जैसे स्कूल के बच्चों की वो लेट्स से ड्रेसेस खरीदनी है या बुक्स खरीदनी है, तो वो बुक शॉप्स पे जाएंगे या यूनिफॉर्म वाली शॉप्स पे जाएंगे, ये वाला वाउचर दिखाएंगे और उसमें जितना भी पैसा होगा वो कट जाएगा और सिर्फ वो ही खरीद पाएंगे। इससे जो वेस्टेज ऑफ फंड्स है या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, जैसे करप्शन भी होती है नरेगा के अंदर,
वो सब रुक जाएगा। तो ये जो ई वाउचर सिस्टम है, ठीक है, एंड इट इज प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट जो वाउचर है ना, वो पहले से उसके अंदर लोड करके ही देगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको सबको जैसे राशन कार्ड बांट देते हैं कि आपको सबको पहले वाउचर्स बांट दिए और बाद में आपको पैसा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक प्रीपेड वाउचर पहले से मिलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल राशन खरीदने के लिए दे दिया, तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ राशन खरीदने के लिए ही यूज हो सकता है और किसी के लिए यूज नहीं हो सकता वो, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इससे लीकेजेस रुक जाएंगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज कर ली, और करप्शन जो है विच इज अ मेजर फैक्टर ऑफ वेस्टेज ऑफ फंड्स, वो हो जाए खत्म हो जाएगा। सो इट इज अ प्रीपेड डिजिटल वाउचर। अच्छा, ये जब लॉन्च हुआ था ना, तो लोगों ने कंफ्यूज कर लिया था कि आरबीआई ने अपनी क्रिप्टो करेंसी या उसका एक स्टेप पहले लॉन्च किया है। ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही इसमें यूज हुआ कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दिस इज सिंपल डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड प्रीपेड डिजिटल वाउचर, ठीक है। प्रीपेड डिजिटल वाउचर कैशलेस पेमेंट, कैश देने की जरूरत ही नहीं है, ना अकाउंट में ना कुछ और, बस वाउचर दे दिया। अच्छा, वाउचर कैसे देंगे? ऐसा तो है नहीं कि किसी बैंक के थ्रू देंगे या क्या देंगे, और हमें यूज डिजिटली करना है, तो इसको दिया जाता है बाया एसएमएस और क्यूआर कोड्स। मैसेज पे ही आ जाएगा। अच्छा, इसका फायदा क्या है एसएमएस पे या क्यूआर कोड देने का? इसका फायदा ये है कि इंटरनेट की जरूरत नहीं है। कोई भी पेमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको इंटरनेट से लिंक कर देते तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती कि डिजिटल एप्लीकेशन उसकी नहीं हो पाएगी, लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन ही नहीं है जो हमारा टारगेट ग्रुप है, विच इज द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। ओके, तो मुझे एक बार एक गेस करके बताओ कि इसमें फिर बैंक अकाउंट होने की जरूरत है या नहीं है? सर नहीं है। नो सर। गुड, तो बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। ये फीचर्स ऐसे ऐसे नोट कर लो, ई रूपी आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। और बेसिक फोन्स पे भी काम कर लेगा जो कीपैड वाले होते हैं, क्योंकि जब आना ही क्यूआर कोड है या एसएमएस है, वो तो किसी भी फोन पे आ जाएगा, ठीक है। सर यस सर तो इसमें पेमेंट सिर्फ एक ऑथराइज्ड किसी आदमी को करेंगे या कोई किसी को भी कर सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स से राशन खरीदने के लिए आपको ई रूपी का वाउचर इशू हुआ है, तो वो आप किसी ना किसी राशन की शॉप पे ही जाके, अच्छा जरूरी नहीं है कि फेयर प्राइस शॉप पे जाके खरीदना पड़े, जैसे नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, किराना स्टोर्स होते हैं, उन पे भी जाके यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि आपके पास 1000 रुपए का वाउचर है फॉर दिस ई रूपी टोकन है फॉर राशन, और आपको घर का राशन खरीदना 500 रुपए का, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, या और भी बहुत चीजें हैं, तो आप ग्रोसरी शॉप पे जाओगे और उसको बोलोगे, ये वाउचर दिखाओगे, वो उस वाउचर के कोड से पैसे काट लेगा और आपके पास वो वाउचर में जितना पैसा होगा बच जाएगा। ये है इसका सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन। इसकी लिमिट जो थी वो पहले 10,000 रुपए थी, रिसेंटली आरबीआई ने इसे बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया, और ऐसे कर दिया कि जैसे एक कार्ड नहीं यूज होता, प्रीपेड कार्ड्स जो होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट गिफ्ट कार्ड्स होते हैं या अमेजोन के गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, कि 5,000 रुपए का कार्ड मिला, उसमें से आपने 2,000 रुपए लेट से स्पेंड कर दिया तो 3,000 पड़ा रहेगा, ठीक है। सो वो वाला इसका सिस्टम। अच्छा, एजेंसी बताओ, गेस करो कि एजेंसी कौन सी होगी इसको इम्प्लीमेंट करने वाली। I'm not talking about ministry, I'm talking about agency. NPCI. Good. National Payment Corporation of India, जिसने यूपीआई भी बनाया है, ठीक है।
So NPCI is the implementing agency or the agency which has launched. ये लिख लिया, चले आगे. Yes, sir. Yes, sir. Next we have is edible oils. Somebody give me an example of some edible oil. Oil palm, mustard oil, groundnut oil, peanut oil. Okay, ठीक है. तो इससे रिलेटेड ना कुछ डेटा लिख लीजिए आप, ठीक है. इट विल कम वेरी हैंडी. और ये इकोनॉमिक्स में भी वैसे आपको पढ़ाया जाएगा, तो करंट अफेयर्स रिलेटेड डेटा इसका लिख लो और उसको अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स में इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है. एडिबल ऑयल इज इंडियाज थर्ड मोस्ट हाई वैल्यू इंपोर्ट. इंपोर्ट की लिस्ट होती है, जैसे इंडिया पेट्रोलियम इंपोर्ट करेगा, गोल्ड इंपोर्ट करेगा, ज्वेलरी इंपोर्ट करेगा, उसमें थर्ड नंबर पे क्रूड ऑयल है, सॉरी एडिबल ऑयल्स है. थर्ड मोस्ट हाई वैल्यू इंपोर्ट फॉर इंडिया. India is the largest importer of vegetable oils. Largest importer of vegetable oils. Two-thirds of the demand is met via imports. Two-thirds of the demand is met via imports. Okay? ये डेटा है. अगर एक और स्टेप हाई जाना है तो ये लिख लो कि एवरेज एनुअल स्पेंड जो है इट इज $10 बिलियन US डॉलर्स. वैसे आई डोंट थिंक कि ये डेटा आपको याद करना चाहिए, बट अगर कोई है जिसकी क्रैमिंग पावर बहुत अच्छी है तो ये और याद कर लो. डेफिनेटली प्लस होगा, बट ऐसा नहीं है कि नहीं लिखोगे तो कोई माइनस हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, एक और लिख लो कि इंडिया कंज्यूम्स 10% ऑफ द ग्लोबल ऑयल पाम ग्लोबल पाम ऑयल प्रोडक्शन. जो भी ग्लोबल पाम ऑयल प्रोडक्शन है उसका 10% इंडिया कंज्यूम करता है. कंज्यूम इसलिए करता है पाम ऑयल ज्यादा क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम है. अच्छा, कुछ somebody please tell me some countries जहां से हम लोग पाम ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. Anyone? कोई कंट्री? UAE. UAE से भी करते हैं लेकिन बहुत कम, ऑलमोस्ट रसिया. नेग्लिजिबल. बताइए. रसिया से. रशिया? नो, रसिया तो आएगा नहीं. नहीं. सर मलेशिया साइड से. गुड. मलेशिया, इंडोनेशिया. आप लोग जब न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि मलेशिया या जो इंडोनेशियन का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर था, ही वाज वेरी मच आउटस्पोकन अबाउट इंडियाज डोमेस्टिक इश्यूज, स्पेशली ड्यूरिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. तो उस टाइम गवर्नमेंट एज अ मेजर उसे इंपोर्ट कम कर दिए थे टू इन्फ्लिक्ट सम डैमेज. इंटरनेशनल रिलेशंस है ये, ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में प्रोडक्शन इतनी ज्यादा क्यों नहीं है? प्रॉब्लम मेनली ये है कि हम लोग राइस और व्हीट उगाने में ज्यादा अपना एनर्जी देते हैं और ये देने में कम. हमारी टी कॉफी का प्लांटेशंस भी ज्यादा है. बेसिकली ये ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं या फिर ट्रॉपिकल डेसिडस एरियाज होते हैं, वहां पे एडिबल ऑयल इज द कॉन्सेप्ट, बट पाम ऑयल वहां पे ज्यादा ग्रो किया जाता है. तो इंडिया में जो स्टेट्स है ना, वो एक बार अपनी नॉलेज के लिए लिख लो. यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या है. यू विल अंडरस्टैंड कि रफ पिक्चर क्या है. वी वोंट ड्रॉ एनीथिंग अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उससे ऊपर तो जाने का फायदा है ही नहीं. नंबर 1 इज गुजरात.
Number 2 is Andhra Pradesh. Number 3 is Karnataka. Number 4 is Kerala. अब तमिलनाडु भी क्यों ही पीछे रहेगा, क्योंकि इसी एरिया में है. नंबर 5 इज तमिलनाडु. इन सब एरियाज की रफली जो क्लाइमेट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यू विल अप्रिशिएट दिस फैक्ट. ओके, बिहार में भी है क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू रिवर्स वहां पे थोड़ी ज्यादा है. और अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, आई विल टेल यू कि कौन सा प्रोग्राम था, उसमें नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्शन गवर्नमेंट है स्टार्टेड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो कॉन्टिग्युअस एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया जैसा ही है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप कि जो हमारा पाम ऑयल है या एडिबल ऑयल्स है वो लोग हम नॉर्थ ईस्ट में भी इंक्लूड करें वाया लार्ज प्लांटेशंस. तो प्लीज राइट सम प्रोग्राम्स या स्टेप्स. Steps taken by the government or steps taken by India. Number 1 is National Mission on Edible Oils. उसके ब्रैकेट में लिख लेना ऑयल पाम या पाम ऑयल पाम. नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ब्रैकेट ऑयल पाम. एक प्रोग्राम था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके अंडर जो हमारा ऑयल पाम एरिया ऑयल पाम एरिया प्लांटेशन बढ़ाया जाता था. जो मैंने आपको अभी स्टेट्स बताई ना, आंध्र प्रदेश, सदर्न स्टेट्स, गुजरात, बिहार एंड नॉर्थ ईस्टर्न, ये इसका पार्ट है. ठीक है, ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. The third is increasing the MSP for oilseed crops. ग्राउंडनट है, मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, इन सब की क्रॉप्स के लिए MSP इंक्रीज की गई है. Then we have is creation of a buffer stock for oil seeds. डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो जाएगी और जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स में, उससे इंडिया को थोड़ा बफर मिल जाएगा. बस we have written 4 points, right? 4 points are more than enough in this. एडिबल ऑयल्स का कॉन्सेप्ट और या फिर जो ये हमारा डेटा है जो मैंने लिखवाया है, ये आप अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स में जहां आपने एडिबल ऑयल्स लिखे होंगे वहां पे इंटीग्रेट कर लेना, ताकि आप होलिस्टिकली ये टॉपिक एक ही बारी में विद डेटा एंड जो भी आपके बेसिक्स हैं वो खत्म करते हैं. अंडरस्टूड? शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Okay. Next we have is alternative dispute resolution. There are 4 basic methodologies. Someone please name them for me. So arbitration, mediation, and I just only know 2. Arbitration, mediation, और बताओ. सर एडीआर कौन सा सेक्टर से रिलेटेड है? बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. Negotiations and there's one more, conciliation.
देखो कॉन्सेप्ट क्या है, दो कंपनीज हैं, दो गवर्नमेंट्स हैं, या एक गवर्नमेंट और एक कंपनी है, तो इन लोगों का डिस्प्यूट लेट्स से कि हो गया, अब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है तो प्रेजेंटली या जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है कि हाई कोर्ट में चले जाओ, सेशन कोर्ट में चले जाओ या सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ और अपना वहां पे बैठ के एडवोकेट्स को पैसा दो, और टाइम वी ऑल नो कि हमारी जुडिशरी में टाइम कितना ज्यादा लगता है, आई नीड नॉट स्ट्रेस अपॉन दैट फैक्ट। तो रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने में बहुत टाइम लेते हैं, और बिजनेसेस में क्या होता है कि इवन समटाइम्स डेज और वीक्स और इवन आवर्स मैटर कि आपके डिसीजंस में या फिर आपके के बिजनेस जो आपकी मेथोडोलॉजीज होती है उसके अंदर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिजॉल्व होगा नहीं बाय कोर्ट्स और बाय स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी, तो ऑल्टरनेट मेथड्स निकाले गए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्यों है कि नीति आयोग ने recently has given a very big push, and this government ever since it came to power it has also been giving a very significant push to ADRs, ठीक है, under the aegis of ease of doing business, okay। तो चार तरीके होते हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। आर्बिट्रेशन का मतलब अभी समझ लो, इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि देयर आर टू डिस्प्यूटिंग पार्टीज और उसके बीच में कोई जज या कोई और बंदा बैठा होगा, या लेट्स से अ वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी, वो उन दोनों के डिस्प्यूट्स को बीच में बैठ के आर्बिट्रेशन करेगा, और जो भी अवार्ड होगा या जो भी रेजोल्यूशन होगा, जो भी इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो उनको बताएगा और वो उन्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड इज मीडिएशन। मीडिएशन it is as forward as what the word means, ठीक है। दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज आपस में बैठ के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, बट उनके बीच में एक मीडिएट करने वाला बंदा होगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन में क्या है कि एक जज का एक बंदा होगा जो कि अवार्ड करेगा, मीडिएशन में एक बंदा फैसिलिटेट करेगा। देन वी हैव दिस नेगोशिएशन। नेगोशिएशन इज आल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो पार्टीज हैं विदाउट एनी सुपरविजन अपने आप बैठ के उसको सॉल्व कर लेंगी। Then we have is conciliation, ठीक है। conciliation में क्या होता है कि जो हमारी न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है ना, वो कम्युनिकेट करती है कि whether this is right or this is wrong, या फिर जो भी आप कर रहे हो या अब आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, as a how would I term it, as a consultant आप ले लीजिए, ठीक है। तो वो conciliation का पार्ट होता है। इसका आप अब डेफिनेशंस या नोट्स वगैरह लिख लीजिए कि क्या होता है। आर्बिट्रेशन लिख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, विवाद से विश्वास स्कीम आया था, इससे रिलेटेड है? नहीं 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 नहीं, विवाद से विश्वास स्कीम आपका इनकम टैक्स में आया था कि जो लोग इनकम टैक्स नहीं भर रहे थे या जिनका डिस्प्यूट ज्यादा था, लेट्स से कि उनकी डिमांड ज्यादा थी या उनकी पेमेंट कम थी, गवर्नमेंट ने वो विवाद से विश्वास स्कीम लेके आई थी कि आप अपना इनकम टैक्स पे कर दीजिए अपनी सेल्फ जो आपकी टर्मिंग होती है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग आपके जो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर देंगे। वो इनकम टैक्स था, ये नॉर्मल कंपनीज के डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, कंपनीज या गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स होते हैं। इसके ये एक पूरी की पूरी अपनी खुद की एक इकोनॉमी है जो साउथ सिंगापुर है, साउथ ईस्ट एशिया में। इट इज अ वेरी प्रीमियर कंट्री इन द टर्म ऑफ एडीआर्स। क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा इन 2017 फ्लिपकार्ट का केस हुआ था, फ्लिपकार्ट और देयर वाज वन मोर कंपनी, दोनों की दोनों इंडियन कंपनीज थी, दोनों की दोनों इंडियन स्टार्टअप्स थी, लेकिन अपना जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करवाने के लिए सिंगापुर चली गई थी, ठीक है। सिंगापुर में गए, उनका वहां पे 3 या 4 दिन के अंदर जितनी भी, आई बिलीव इट वाज मीडिएशन, उन लोगों ने अपना डिस्प्यूट सेटल किया, 2-3 दिन के अंदर रफा दफा किया और आके बिजनेस करने लग गए। सो क्या है कि जो सिस्टम ऐसा बन गया था कि अगर इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन कंपनीज इंडिया की ही जुरिस्डिक्शन छोड़ के किसी और कंट्री में जाके सॉल्व करे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आर्बिट्रेशन प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि जिन्होंने जैसे लॉ के डिग्री के होते हैं, इट इज अ वेरी गुड करियर फॉर द लॉ स्टूडेंट्स एक्चुअली, आर्बिट्रेशन प्रोफेशनल्स जो होते हैं।
It is a very high paid and a very white collar job. तो that you can write. तो इसकी definition लिख लीजिए. Number 1 is arbitration. An arbitrator gives a decision after considering the evidences एक टाइप का जज भी होता है बट एक टाइप का कॉर्पोरेट जज. मतलब एक जज से आप इसको समझ सकते हो, वैसे जज नहीं होता. तो द आर्बिट्रेटर he gives the decision after considering evidence. The decision is binding. दोनों पार्टीज पे डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होता है आर्बिट्रेशन में. नेक्स्ट वी हैव इज मीडिएशन. A flexible process also known as facilitated negotiations. ये वर्ड पूरा क्लियर कर देगा आपकी जितने भी डाउट्स होंगे. Facilitated negotiations. Then we have is negotiation. It occurs directly between the two parties. Does not involve any third party. Then we have is conciliation. The neutral third party communicates between the parties in exchange for settlement options. Neutral third party communicates between the parties in exchange for settlement options. इसका मतलब जो भी दो पार्टीज रिजॉल्व करना चाह रही होंगी उनको 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके बता देंगे कि ऐसे ऐसे आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में. ठीक है, अंडरस्टूड. अच्छा ये लिख लो कि कॉन्सिल्यूशन में जो आपके रिकमेंडेशन होती है दोज आर नॉट बाइंडिंग. जैसे आर्बिट्रेशन में इट वाज बाइंडिंग जो आपकी रूलिंग थी, कंसिलिएशन में इट इज नॉट बाइंडिंग. एक्सक्यूज मी सर. यस सर मीडिएशन में आईबीसी कोड 2016 आ जाएगा एग्जांपल में. मीडिएशन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016. हाँ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो हमारा कोड है उसके अंदर भी एडीआर के बारे में बात की गई है. मीडिएशन इज अ पार्ट. वैसे चारों चीज कोई भी जो हमारी डिस्प्यूट वाली पार्टीज है वो चारों में से कुछ भी यूज कर सकती है. ठीक है. आईबीसी एक्चुअली सजेस्ट कि आप ये करो रादर देन जो आपकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोफेशनल्स होती हैं. IBC the code has talked about these professionals. These are these professionals only. Arbitration professionals होते हैं, mediation professionals होते हैं, और भी बहुत सारे professionals होते हैं. Understood? Yes, sir. Next we have is this little country called Ethiopia, but under very much
controversy these days. विजिबल है? यस सर। Yes, sir. वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? Sir, Nile. नाइल। I'm talking about the largest river. अमेज़न। Good. The largest river is the Amazon, and the longest river is नाइल। नाइल। Nile. Okay. ये इथियोपिया कंट्री है। It has no oceanic boundaries. ठीक है, यहाँ पे एरिट्रिया से मिलता है, जिबूटी है, सोमालिया, केन्या, साउथ सुडान एंड सुडान। तो समवन प्लीज टेल मी कि इथियोपिया अभी न्यूज में है क्यों? Why is Ethiopia in news these days? Yeah, from the past 1 or 2 years for that matter. टिग्रे रीजन कॉन्फ्लिक्ट सुना आप लोगों ने? इथियोपिया के ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, सर वो यहाँ पे- ट्राइबल्स के साथ प्रॉब्लम थी, कोई टेररिस्ट ग्रुप था कोई, आई थिंक yes, इट्स रिलेटेड टू it is not a terrorist group actually. ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इसको टिग्रे रीजन बोलते हैं। जैसे लेट्स से कि इंडिया का वेस्ट रीजन को हम गुजरात रीजन बोल देते हैं, उसी तरह जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इसको टिग्रे रीजन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो टिग्रे जो रीजन है वो दे आर आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इथियोपिया। ठीक है, तो इथियोपिया ने फिर आर्मी यूज करी और अपनी इमरजेंसी वगैरह लगाई। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, हम इसको आज किसी और कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। नाइल रिवर जो है उसके ओरिजिन 2 लेक से आते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ आउट द नाइल रिवर फर्स्ट। विजिबल है ये आपको? यस सर। नाइल जो रिवर है वो 2 जगह से ओरिजिनेट होती है। नंबर 1 इज लेक विक्टोरिया, नंबर 2 इज लेक ताना। नंबर 1 इज लेक विक्टोरिया, नंबर 2 इज लेक ताना। लेक ताना जो है वो इथियोपिया में है, लेक विक्टोरिया है वो ये रहा तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर पे, केन्या मिलता है। यहां से देखो तंजानिया और युगांडा, इसके बॉर्डर पे लेक विक्टोरिया है। दिस इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक, लेक विक्टोरिया। ठीक है, तो ये वाला जो इसकी ब्रांच है जो कि लेक ताना से निकलती है, इट इज नोन एज ब्लू नाइल। इट इज नोन एज ब्लू नाइल। ओके, और जो विक्टोरिया से निकलती है इट इज नोन एज व्हाइट नाइल। याद करना ऐसे कर लो, जो विक्टोरिया है इट इज नेम ऑफ द इंग्लिश क्वीन एंड व्हाइट। सो जो लेक विक्टोरिया है उससे व्हाइट नाइल ओरिजिनेट होती है, लेक ताना से ब्लू नाइल ओरिजिनेट होती है। दे मीट इन सुडान एंड देन सर्व्स एज अ लाइफलाइन फॉर बोथ सुडान एंड इजिप्ट। इसकी वजह से सुडान में फ्लडिंग होती है, इजिप्ट वालों को में कम रहता है बिकॉज इट इज अ डाउनस्ट्रीम कंट्री, और वहां पे ड्रिंकिंग के लिए ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ड्रिंकिंग पर्पस इज सॉल्व्ड बाय नाइल इन इजिप्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ये वाला जो रीजन है ना लेक ताना के पास या इथियोपिया के बॉर्डर के पास अलोंग विद सुडान, ये लोग ग्रेट रेनेसां डैम बना रहे हैं। लिख लो,
ग्रेट रेनेसां डैम। इसको आप ऐसे याद कर लो, ग्रेट इथियोपियन रेनेसां डैम। ग्रेट इथियोपियन रेनेसां डैम, ठीक है, जो कि क्या करेगा, डैम बना दिया तो जो इथियोपिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, या इवन फॉर दैट मैटर उस कंट्री के ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर, इन सब का पर्पस सॉल्व करेगा और इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। रेनेसां, आई बिलीव यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यस, रीबर्थ। तो जो इथियोपिया एज अ कंट्री, उसकी इंडस्ट्रीज, उसकी इकोनॉमी की रीबर्थ के लिए हेल्प करेगा, दैट्स व्हाई ग्रेट इथियोपियन रेनेसां डैम। कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से आ जाएगा, मतलब आई बिलीव इस साल या अगले साल आप न्यूज में अच्छे से आ ही जाएगा ये। पिछले 1-2 सालों से चल रहा है, बट क्योंकि अभी इसकी शुरू नहीं हुई है जो कंस्ट्रक्शन है, या फिर इट इज इन अ वेरी अर्ली स्टेजेस, तो इसलिए नहीं है। इजिप्ट में वाटर जो इनकी वाटर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे, सॉरी वो खतरे में पड़ जाएंगे। सूडान को एक्चुअली हेल्प मिलेगी क्योंकि वहां फ्लडिंग होती है, तो वाटर कंट्रोल हो जाएगा तो फ्लडिंग भी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और ये साउथ सूडान, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो द कॉन्फ्लिक्ट विल बी बिटवीन इथियोपिया, इरिट्रिया, सूडान एंड इजिप्ट। तो नाइल कहां से होके गुजरती है, बस एक बार वो देख लो, कहां से ओरिजिनेट होती है। लेक विक्टोरिया, लेक ताना इन इथियोपिया, लेक विक्टोरिया इन at the border of Tanzania and Uganda and Kenya as well. तो इथियोपिया से रिलेटेड हमने व्हाइट नाइल पढ़ा, ब्लू लाइन पढ़ा, ब्लू नाइल पढ़ा, ग्रेट इथियोपियन रेनेसां डैम पढ़ा, टिग्रे रीजन का कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा। अब कोई मुझे फटाफट इथियोपिया की कैपिटल बता दो, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एडिस अबाबा। गुड, कैपिटल इज एडिस अबाबा। एनवायरनमेंट में आप एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा पढ़ेंगे, जो कि पेरिस क्लाइमेट गोल के जो फंडिंग थी उसके लिए यूज हुआ था, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, वैसे और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इज दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Yes, sir. Okay, so shall we move forward? Yes, sir. Is this visible? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। जस्ट अ सेकंड, ओके। ऐसे पढ़ लो, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ओके। रिसेंटली इसको यूपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उससे इनका हमारा एग्रीमेंट हुआ था टू लिंक दी केन रिवर एंड दी बेतवा रिवर, ठीक है। तो ये जो केन बेतवा लिंक है इसको किया जाएगा। और इस रीजन का नाम बताओ, कोई क्या रीजन है? बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। गुड गुड गुड। तो जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, इट इज वेरी वाटर स्ट्रेस्ड, लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए भी पानी नहीं है। तो ये वाला जो लिंक है ये इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ी बून साबित होगी, ठीक है। सो इसीलिए किया जा रहा है। यहाँ पे केन से जहां इसको डाइवर्ट किया जाएगा वहां उसे दौधान डैम बनाया जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड लिख लो, दौधान डैम। क्वेश्चन आए तो होगा ये केन रिवर पे। और ये डैम बनाने की वजह से जो पानी हम लोग स्टोर करेंगे, तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, वी ऑल नो कि सबसे ज्यादा टाइगर्स पन्ना टाइगर रिजर्व में ही है इंडिया में,
पन्ना टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़े प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व, तो दौधान डैम, केन रिवर, ये लोकेशंस यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, रिसेंटली चीता जो है it is being reintroduced into India 1947-48 में all of the cheetahs they were hunted and they were killed, जितने भी बचे थे, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया में for close to 70 years or something चीताज नहीं थे, और एशियाटिक चीताज जो है वो ईरान के पास बहुत ज्यादा है, बट ईरान ने इंडिया को देने से मना कर दिया। तो दो चीताज हैं, एशियाटिक चीताज, अफ्रीकन चीताज। तो इंडिया ने अफ्रीकन चीताज को इंट्रोड्यूस किया है कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, ये लिख लो, इट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीताज को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि कूनो नेशनल पार्क को पहले टाइगर रिजर्व था, तो लेकिन टाइगर्स नहीं थे इसमें, या फिर बहुत कम थे। तो इन लोगों ने गुजरात से लायंस, जो हमारे गिर के लायंस है ना, सौराष्ट्र इस वाले रीजन में गिर के जो लायंस हैं, वहां से दे आस्क्ड गुजरात गवर्नमेंट कि हमें दो, बट गुजरात गवर्नमेंट स्टेट Good evening, sir. गुजरात गवर्नमेंट स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज्ड कि वी वोंट गिव एनी लायंस टू यू, क्योंकि हमारा टूरिज्म इससे, मतलब वी आर दी ओनली स्टेट इन इंडिया जहां पे लायंस का टूरिज्म होता है, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क या जो टाइगर रिजर्व है वो प्रिपेयर कर रहा था लायंस के इंट्रोडक्शन के लिए, बट लायंस तो दिए नहीं। सो अफ्रीकन चीताज अब वहां पे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, ठीक है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी था, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि कूनो नेशनल पार्क इज द बेस्ट प्लेस करंटली इन इंडिया टू रीइंट्रोड्यूस द चीताज। तो ये हमारे कुछ नेशनल पार्क्स, मतलब जो ये नेशनल पार्क्स वगैरह न्यूज में होते हैं ना, इनकी लोकेशन वगैरह आप एक बार देख लिया करिए, क्योंकि ये आ जाते हैं पेपर में एज इट इज डायरेक्ट, या फिर कभी कभार मैच। Excuse me, sir. यस यस, वर यू आस्किंग समथिंग? सर आप कौन क्या करवा रहे हो? एक्चुअली मेरी ज्वाइन नहीं हुई थी क्लास। आई एम टीचिंग अबाउट द करंट अफेयर्स। ओके सर। Excuse me, sir. यस, सर, जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर फॉल करेगा ना? व्हिच प्रोजेक्ट आर यू आस्किंग अबाउट? Sir, the one we just did, Kane Betwa interlinking project, This will be under what? national perspective plan. Yes, yes, yes. National Okay, sir. perspective plan for, what is the full name? Linking Indian rivers. Okay. Next we have is, हमने Honduras किया था कुछ दिन पहले as a location. So we'll be talking about some locations now. उसी के नीचे ये निकरागुआ वाली कंट्री है, ठीक है। अगेन ये पैसिफिक ओशियन से भी मिलती है, यहाँ पे कैरिबियन सी या फिर अटलांटिक ओशियन से भी मिलती है, ओके। यहाँ पे पैनामा सिटी है। आई होप यू ऑल नो कि इसकी हिस्ट्री क्या है। नहीं पता तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अब वैसे आपको करवा दी जाएगी। एक और लोकेशन विल सी, सोलोमन आइलैंड्स है। They were in news recently. क्यों थे वो मैं बताता हूँ, but somebody please tell me ये सोलोमन आइलैंड्स है कहाँ? Any guesses? यूके के Sorry. सोलोमन आइलैंड्स यहाँ पर, ये वाले जो आइलैंड्स है, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट, इसके साउथ ईस्ट रीजन में, न्यूजीलैंड के उसमें नॉर्दर्न रीजन में, पैसिफिक रीजन का पार्ट है ये, पैसिफिक ओशियन का।
यहाँ पे यूएस ने एम्बेसी, अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बेसी अभी खोलनी का अनाउंस किया है टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस. बस these were the locations for today. So if you have any doubts, you can ask. Otherwise, we'll conclude today's class. Do you have any doubts? सर केन बेतवा रिवर लिंक का जो आपने डैम का नाम बताया था सर, एक बार रिपीट करें. दौधान डैम, DAUDHAN, दौधान डैम, बुंदेलखंड रीजन, पन्ना टाइगर रिजर्व, केन रिवर एंड केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट. बस इतना करना है और कुछ नहीं करना. Anything else? No, sir. Okay. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर एक्चुअली मुझे थोड़ा हम बता दो. एक्चुअली मैंने अभी क्लास फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन की है. थोड़ा बताएंगे अगर मुझे कोई. मैम आपको क्या जानना है? किससे सर ये related? आपने जो नेम लिखा है वो किसके हैं? अच्छा, ओके. क्या सर? हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है केन रिवर एंड बेतवा रिवर. ठीक है. उन हमारा जो नेशनल प्लान है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर लिंकिंग द रिवर्स, उसके बीच में हम लोग अपने रिवर्स को लिंक करने वाले हैं. जिन रिवर्स में ज्यादा पानी है, जिन रिवर्स में कम पानी है, उनको लिंक कर देंगे और बीच के जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं उनमें वाटर सप्लाई करेंगे. ठीक है. तो एज अ पायलट प्रोजेक्ट केन बेतवा को, केन रिवर और बेतवा रिवर को लिंक किया जा रहा है. और वो लिंक किया जाएगा बाय डाइवर्टिंग द वाटर फ्रॉम दौधान डैम. ये जो दौधान डैम है, दिस इज ऑल इन मध्य प्रदेश. ओके. सो ये दौधान डैम पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ एरिया को सबमर्ज कर देगा वाटर के अंदर. पन्ना टाइगर रिजर्व हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन आवर कंट्री. अभी के लिए इतना ही जानने की जरूरत है. इफ यू वांट सम बैकग्राउंड और इफ यू वांट सम अदर थिंग्स, आई बिलीव एड्यू4 का चैनल है, वो आपको आपकी वीडियोस प्रोवाइड करते होंगे. ओके सर, थैंक यू सर. Yes. Anything else? No, sir. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Yes. Thank you. Thank you, sir. And Good good night. night. Thank you, sir. Thank you, sir.